आइए क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्या है, जो है भौतिक विज्ञान का सेट नंबर 2 है 2023 का। ठीक है, इसका चौथे के ख के पहले क्वेश्चन हमने कर लिया है। यहाँ देखेंगे, अगर एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻⁹ जूल है, इस धातु में से 6.0 × 10⁻14 आवृत्ति का प्रकाश पुंज डाला जाए तो संस्तभ विभव की गणना कीजिए। यहाँ हम पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया है कार्यफलन यानी कि हमारा W का मान दे दिया है 2.5 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, और धातु की इस धातु में 6.0 × 10⁻14 आवृत्ति का मतलब न्यू का मान दे दिया है कितना, 6.0 × 10⁻10⁻14 हर्ट्ज HZ आवृत्ति का जो है हमारे पास क्या है, प्रकाश पुंज है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, संस्तब्ध विभव का मतलब, यानी कि यहाँ हमारा जो W जूल है, यह W जो है यह क्या है, यह हमारा कार्यफलन है। मतलब कि इतनी जो है एनर्जी अगर हम किसी धातु के सतह पर डालें तो वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, जो है इलेक्ट्रॉनों को जो है तारों के द्वारा भेजेगा। यानी हमारे यह न्यू का मान दे दिया है। और एक यहाँ देखिए H इक्वल टू होता है, H जिसको कहते हैं प्लांक नियतांक। ठीक है, इसका मान होता है 6.6 × 10 पे 6.6 × 10 पे -34 जूल। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हमारा जो फार्मूला होता है निकालने के लिए एनर्जी का, तो एनर्जी का जो फार्मूला निकालने के लिए होता है हमारा E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो H का मान हमारे पास पहले से है। H का मान क्या है, 6.6 × 10⁻34 और गुणे न्यू का मान क्या है 6.0 × 10 पे +14, सॉरी 10 पे +14। तो हम क्या करेंगे, ए भी जो कि चूंकि एनर्जी है तो इसका मात्रा कितना आएगा, जूल। अब हम गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा कराएंगे इसमें, तो 6 का 6 बार 6 × 36 6 हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, 3 से बचा और 6 × 36 3 39। दशमलव कितने स्थान पर रहेगा, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा। गुणे 10 पे यहाँ पे 34 घात है, यहाँ पे क्या है 14 घात है। हमारे पास एक फार्मूला होता है A m गुणे A/n इक्वल टू होता है A/m + n। क्या होता है, यानी घातों को जोड़ा जाता है। क्योंकि यहाँ पर माइनस में यहाँ प्लस है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻20, या इसको लिख सकते हैं 3.96 गुणे 10⁻19 जूल। अब यहाँ हमें यह देखना है कि जो इसका मान आ गया वो आ रहा है कितना, 3.96 गुणे 10 पे कितना पावर आ रहा है -19। और यहाँ उस कार्यफलन कितना है, कार्यफलन है 10 पे -9। यहाँ हमें सामने के अंक से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, जो घात है। यानी कि यह वाली जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है, और यह वाली जो संख्या है वह बहुत ही छोटी है। अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। जो कार्यफलन है उसका जो वैल्यू क्या है वह ज़्यादा है, और जो हमारे पास एनर्जी यानी जिस आवृत्ति का प्रकाश हम उस धातु की सतह पर भेज रहे हैं, जिस आवृत्ति का जो है प्रकाश पुंज हम उस धातु की सतह पर भेज रहे हैं, उस धातु का जो कार्यफलन है वह अधिक है। और कार्यफलन से अधिक एनर्जी जब हम उस जो है धातु के सतह पर भेजेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराता है। अर्थात यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बहुत कम आ रही है, और जो धातु का जो कार्यफलन है उसका जो है मान बहुत अधिक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इससे जब हम भाग करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनसॉल्व भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व 2023 से 2, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए और प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। देखिए, ऐसे हम एक एक लिख के बताएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ लिख दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे दिया है क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है, तो हमें अपवर्तन का नियम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें अपवर्तन का नियम पता होना चाहिए कि अपवर्तन कैसे होता है। पहले हम समझेंगे, फिर इसको आपको लिखा हुआ जो है उसको समझाएंगे। जैसे में एक के प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए यह हो गया कोई तल, यह नीचे वाला जो तल है वह सघन है और ऊपर वाला तल क्या है, विरल। और देखिए जो क्रांतिक कोण है चाहे पूरे आंतरिक परावर्तन है, दोनों कब संभव है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हम इसमें क्या करेंगे, एक जो है प्रकाश की किरण भेजेंगे ऐसे, यह चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, यानी जाना चाहिए था इसको इधर,
लेकिन यह अभिलंब से दूर हटके ऐसे जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रकाश क्या होता है किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। यह कोई माध्यम है M1 M2, इधर तरफ सघन है, सघन का मतलब हम कह सकते हैं क्या कांच, और इसको हम कह सकते हैं विरल का मतलब क्या वायु। ठीक है, तो यह तो हमारा क्या है, यह अपवर्तन का नियम है, यह अभिलंब है। ठीक है, इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, लेकिन यह हमारा क्या है, अपवर्तन की घटना है, यह अपवर्तन की घटना है। हमको क्या समझना है, हमको समझना है क्रांतिक कोण की घटना को। क्रांतिक कोण की घटना कैसे होती है, या क्रांतिक कोण कब कहा जाएगा। इसमें हमने देखा कि हमारा क्या है, आपतन कोण है I1, और यह है हमारा यह अभिलंब है, और यह रहा हमारा अपवर्तन कोण R। ठीक है, तो जो क्रांतिक कोण की स्थिति होती है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम I का मान बढ़ाते चले जाएंगे तो जो अपवर्तित किरण है वह इधर न जाकर के दोनों माध्यमों को बांटने वाले तल से होकर जाने लगेगी। उस स्थिति में जो है हमारा अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो उस जिस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा, उस स्थिति में जो आपतन कोण होगा उसी को हम कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। देखेंगे चित्र के माध्यम से, यह सपोज करते हैं कोई यह तल है और एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, यहाँ हमने अभिलंब खींच दिया। अब यहाँ आपतन कोण का मान हम ऐसे इतना लिए हैं कि अपवर्तन कोण, जो अपवर्तित प्रकाश की किरण इसमें जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्या होगी, यह उधर न जाकर के वापस इसी माध्यम में जाने लगा, यानी कि दोनों माध्यमों को बांटने वाले तल से होकर के जाने लगी है। इस स्थिति में R का जो मान होगा वह 90 अंश हो गया, और उसी स्थिति में जो I का मान है वो क्या हो जाएगा, C। इसे क्रांतिक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। देखिए यही लिखा गया है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण मतलब ये। ठीक है, सघन माध्यम, यह कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, और यह विरल माध्यम है। सघन माध्यम में बना वह अल्पतम कोण या वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 अंश होता है, वो कहलाता है क्या, क्रांतिक कोण। दूसरा देखेंगे हम प्रकाशिक तंतु। इसी में क्या था हमारा कि जो है प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। देखिए हम इसे इरेज कर देते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या हम साइड में बता दे रहे हैं। देखिए क्या होगा कि जब हमारा कोई, मान लीजिए यह ऐसे सपोज करिए कि कोई पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में कोई एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। जो ये पाइप है वह इधर का जो अंदर का तल है वह क्या है, चिकना है, अंदर का तल क्या है, परावर्तित करने वाला है। तो ऐसे कोई प्रकाश की किरण जो है इस पे पड़ रही है, सपोज करिए ऐसे, इधर से यहाँ गई तो वहाँ से टकरा के यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा के ऐसे ऐसे या बाहर निकल जाएगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यहाँ जो इसके अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको हम कहेंगे पुण्यांतरिक परावर्तन की घटना। किसकी घटना, पुण्य आंतरिक परावर्तन की घटना। यानी कि देखिए इसमें क्या लिखा है कि पुण्य आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के, देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, बिना ऊर्जा हानि के भेजा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं हम, उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और जो है मेन पॉइंट है, लिख देंगे कि इसमें जो कांच प्रयोग होता है इसमें उच्च गुणवत्ता के कांच, उच्च गुणवत्ता के कांच प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर एक बार पुनः समझेंगे ध्यान से। क्रांतिक कोण का मतलब क्या है कि जिसमें आपतन कोण का मान क्या होना, अपवर्तन कोण का मान जो होना चाहिए वो 90 अंश होना चाहिए, और आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, तो जब आपतन, जिस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा उस स्थिति में विशेष जो आपतन कोण बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे,
क्रांतिक कोण कहेंगे। और हमारा जो है प्रकाशित तंतु का मतलब क्या होगा कि जो पुनः जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वो घटना जिसमें जो है प्रकाश को क्या कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं जिसमें ऊर्जा की कोई हानि न हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें है, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे इसे इरेज करके समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे चौथे का ग, जो इसमें हमको क्या करना है, बायोसेवर्ट के नियम की व्याख्या करना है और बायोसेवर्ट के समीकरण से हमको म्यू जीरो का जो है हमको मात्रा ज्ञात करना है। बायोसेवर्ट जो है दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दिया था। हम देखेंगे कोई यह जो है धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, कुल लंबाई L है। हम इस पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे डेल L, क्या लेंगे, डेल L लंबाई का। इस पर हम एक बिंदु P लेंगे या बिंदु O, इस बिंदु से हमने एक R दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर इस चालक तार के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस चालक तार में प्रवाहित धारा I है, ठीक है, इस चालक तार में धारा कितनी प्रवाहित है, I धारा प्रवाहित है। तो उन्होंने बताया बायो और शेवर्ट के नियमानुसार, हम लिखेंगे यहाँ पे कि बायो और या बायो शेवर्ट डायरेक्ट लिख लीजिए, बायो शेवर्ट के नियमानुसार क्या होता है कि जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी निम्न बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो पहली बात कहते हैं कि डेल बी, क्योंकि हम यहाँ पे अल्पांश ले रहे हैं तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहली बात क्या हो जाएगी, चालक के या चालक में प्रवाहित धारा I के अनुपाती होती, क्या हो जाएगी, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो डेल बी का मान होगा वह धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। उसी प्रकार लिखेंगे दूसरा समीकरण कि यह चालक के अल्पांश की लंबाई, यानी चालक की क्या होगी, जो है चालक के अल्पांश लंबाई की अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात हम लिख देंगे डेल बी अनुक्रमानुपाती डेल L, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक उसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि जो है यह चालक तार और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, यह चालक और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सबसे अंतिम जो है वो क्या होगा, अंतिम लिखते हैं कि यह चालक खंड और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात साइन थीटा, डेल बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब तीन चारों को हम एक साथ यदि लिखते हैं तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, डेल बी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह I डेल L साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, या बटे में है तो R स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती है I डेल L और साइन थीटा, I डेल L और साइन थीटा। व्युत्क्रमानुपाती क्या है, R स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती रूप में है यहाँ पे I स्क्वायर। जब यह चिन्ह हटेगा तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक मान जुड़ जाता है, क्या कहते हैं, डेल बी बराबर हो जाता है म्यू जीरो अपान 4 पाई, क्या हो जाता है, म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू I डेल L साइन थीटा अपान R स्क्वायर। जहाँ हम क्या कहते हैं, जहाँ यह क्या है, म्यू जीरो अपान 4 पाई एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है, यही होता है हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि ये अल्पांश है,
यानी छोटे से लंबाई के लिए। पूरी लंबाई के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आई यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, नियतांक यहाँ रहेगा म्यू जीरो अपान 4 पाई। यहाँ देखिए, तो यहाँ हमको इसी म्यू जीरो का मात्रक निकालना है, तो यहाँ आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक रख सकते हैं, आई धारा एम्पियर का मात्रक हो जाएगा, एल का जो मात्रक एम्पियर हो जाएगा, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। आर स्क्वायर भी दूरी है, इन सब का मात्रक रखकर क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं म्यू जीरो का मात्रक। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चौथे का घ। कह रहा है कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। सबसे पहले जो प्रिज्म है उसको देखते हैं। कैसा प्रिज्म है, प्रिज्म है हमारा समबाहु प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है, समबाहु प्रिज्म। हमें यह समझना है कि यह समबाहु प्रिज्म क्या होता है। समबाहु का मतलब, सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए ये थोड़ा सा बराबर नहीं होगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि यह क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज है। इसका मान है ए, बी और सी। तो आपको पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होती हैं उसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यह 60 अंश, यह भी 60 अंश और यह भी 60 अंश। तीनों कोण हमारे क्या होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। और जो यह होता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रिज्म कोण का मान दे दिया कितना, ए इक्वल टू दे दिया है 60 अंश, और क्या दिया है अपवर्तनांक एन इक्वल टू दे दिया है 1.732। हमको ज्ञात करना है विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम, और बाद में हमको निकालना है इसके बाद आई का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल एम का मान निकालते हैं। डेल एम का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस लेमडा एम बाई 2, लेमडा नहीं डेल्टा एम बाई 2, सॉरी डेल्टा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। एक डेल्टा हमारा ऐसा भी बनता है, या कभी कभी डेल की जगह पे हम छोटा सा अल्पांश के लिए डी का भी प्रयोग करते हैं। या क्या है हमारा डेल्टा एम है, डेल्टा एम का ही मान निकालना है। और उसके बाद क्या होता है साइन ए बाई 2। यह क्या होता है हमारा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। एन का मान दिया हुआ है 1.732 इक्वल साइन ए का मान दिया है हमारा 60 अंश प्लस डेल एम का मान हमको निकालना है, अब बटे 2। अब पूरा का बटा क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश बटा 2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 अंश। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसके लिए हमें अब यह ध्यान देना है कि 2 से कट गया, साइन 30 अंश हो गया। हमारा साइन 30 अंश का मान क्या कर सकते हैं, हम आसानी से रख सकते हैं। यह जो हमारा मान है इसको भी अगर हम बनाना चाहें तो 1 पॉइंट जो है √3 का मान है। किसका मान है ये हमारा, ये हमारा √3 का मान है समथिंग, जिसको लिख सकते हैं √3 इक्वल साइन 60 अंश प्लस लेमडा एम बाई 2, और पूरी का बटा हो जाएगा साइन 30 अंश। और हमें पता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे √3 इक्वल साइन 60 अंश प्लस लेमडा एम बाई 2, पूरे का बटा साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। 1/2 का हम क्या कर लेंगे, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जो है, हमने क्या किया, हम इस साइन 30 अंश को यहाँ लेते आए। क्या कर लिया, साइन 30 अंश को हम यहाँ लेते आएंगे, और जब साइन 30 अंश को हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे तो देखिएगा हो जाएगा हमारा √3 इंटू साइन 30 अंश इक्वल साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो √3 का मान होता है, √3 हो गया, साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2, अब बराबर साइन 60 अंश और डेल्टा एम बाई 2। यह टोटल हो जाएगा हमारा जो है √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। इसका मान होता है साइन 60 अंश बराबर होता है √3/2। तो √3/2 किसका मान हो गया, साइन 60 अंश का मान हो गया।
इक्वल साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। अब हम क्या करेंगे, ये कोण का मान है, ये क्या है, कोण का मान है। तो हम चाहें तो या तो यहाँ से हम साइन हमारा मान लीजिए पहले से कॉमन है तो कॉमन इसको काट लेंगे, हमारा मान अब आसानी से आ जाएगा। क्या होगा, √3/2 का मान साइन 60 अंश, यहाँ क्या है साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। तो साइन से साइन हमारा क्या हो सकता है, आसानी से कैंसल आउट हो सकता है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 60 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2, 2 का इधर गुणा कराएंगे तो 60 अंश गुणे 2 इक्वल हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा m, या 120 अंश इक्वल 60 अंश प्लस डेल्टा m। इतना आसानी से हो सकता है। या इस 60 को मिलाकर क्या करेंगे, घटा देंगे, बराबर हो जाएगा डेल्टा m, या आ जाएगा हमारा 60 अंश इक्वल टू डेल्टा m। डेल्टा m का मान कितना आ गया हमारा, 60 अंश। डेल्टा m का मान कितना आ गया हमारा, 60 अंश। अब हमें क्या ज्ञात करना था, कहता था इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण यानी साइन आई की जगह पे क्या है, लेम 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, यानी कि i इक्वल होता है e प्लस डेल्टा m बाई 2। तो e का मान पहले से हमको पता है 60 अंश, तो i इक्वल टू हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल्टा m का मान हमारा कितना आ गया, 60 अंश बटा 2, यानी कि 120 अंश बटा 2 कट जाएगा 60 अंश, यानी कि i का भी मान कितना आएगा, 60 अंश आएगा, और डेल्टा m का भी मान क्या आएगा, 60 अंश आएगा। देखिए आसानी से हम इस क्वेश्चन को समझ गए। देखिए क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष के परस्पर जो है, एक ही मुख्य में परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मुख्य अक्ष से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। देखिए आंसर पर क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट नंबर 2। हम देखेंगे कह रहा है इसमें कि एक अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अर्थात अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। और अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। अभिसारी का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। यानी एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस दोनों एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित हैं और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर एक ही 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए मुख्य अक्ष में वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने। ध्यान देंगे हम यहाँ पहले देखेंगे कि किसका किसका मान दिया हुआ है। मान दिया है, मान लीजिए अवतल लेंस का फोकस दूरी दिया है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया है। अब पूछा है कि इस दोनों लेंसों के सामने वस्तु को कहाँ पर रखी जाए उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो हम पहले लिखेंगे उत्तल लेंस द्वारा। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में हमें देखेंगे, यानी देखो इसी के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या कर रहा है, अनंत पर द्वारा है और इसकी फोकस दूरी दिया है। तो इस लेंस के द्वारा जो वस्तु की दूरी आएगी वह इस लेंस का, अवतल लेंस का द्वारा वो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो हम निकालेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी है और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यानी कि जो है फोकस किसकी, उत्तल लेंस में फोकस क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की फोकस क्या होती है, प्लस में होती है 30 सेंटीमीटर। और इसी के द्वारा कहा है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर प्राप्त हो। यानी कि v का मान इक्वल क्या हो गया, इन्फिनिटी। हमें मान किसका निकालना है, u का। तो सूत्र होता है क्या, 1/, यहां देख लेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस का ये सूत्र होता है। f का मान दिया होगा कितना, 30 सेंटीमीटर, इक्वल 1/v का मान यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी, माइनस 1/u। इन्फिनिटी है, इसका मान खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारे पास क्या मान आ जाएगा, 1/30 बराबर माइनस 1/u। गुणा कराएंगे तो u को आएगा -30 सेंटीमीटर।
यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा जो है, उत्तल लेंस के द्वारा जो वस्तु है उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अब बात आ रही है कि इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अब तो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब वो बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इस लेंस का जो वस्तु की दूरी निकल के आएगी वह इस अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब या अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिए इससे 30 सेंटीमीटर की, यानी जो अवतल उत्तल लेंस है उस उत्तल लेंस के द्वारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी है वह रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। तो इससे यह होगा, यानी इसके द्वारा वह आभासी जो है प्रतिबिंब का कार्य करेगा, आभासी नहीं प्रतिबिंब का कार्य करेगा। और इस प्रतिबिंब को यहाँ बनाने के लिए अवतल के सामने हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वही हमें उसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यानी भी निकालने के लिए, यानी अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी भी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, भी निकालने के लिए हम कर सकते हैं माइनस, देखिए ये तो -30 पहले से है और प्रतिबिंब की दूरी होती है माइनस में, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो क्या हमारा मान आ जाएगा -15 सेंटीमीटर की दूरी आ गया किसका, भी। और इस जो अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस की फोकस दिया हुआ एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो अवतल लेंस जो होता है उसका जो फोकस होता है माइनस में, तो -20 सेंटीमीटर। अब हम रखेंगे इसी सूत्र पे, तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1/f का मान -20 बराबर क्या हो जाएगा 1/, अब हमको इसमें u का मान निकालना है तो u यही रहने देंगे 1/v, v का मान कितना है, v का मान है -15 और -1/u, ठीक है। इसको हम इधर लेके आएंगे तो 1/20 माइनस में, और यह माइनस में अंश है तो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा प्लस में 1/15 और -1/u। 20 और 15 का एलसीएम हम निकालेंगे, क्या करेंगे 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 15 का एलसीएम जो है हमारा क्या हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम हमको लग रहा है 30 आएगा। क्या करेंगे 2 से काटेंगे 15, 10 फिर 2 से काटेंगे 5, 15 3 से काटेंगे 5, 5 और 5 काटेंगे 1, 2 2 4 3 12 25 60, कितना आ जा रहा है 60 आ जा रहा है, 60 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। 20 3 60 यानी कि कितना आ जाएगा -3 और प्लस 15 4 60 प्लस 4 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 1/, माइनस में भी नहीं सॉरी u, वस्तु की दूरी है, ये घटेगा तो आएगा 1/60 बराबर 1/, माइनस में u, या u का मान क्या आ जाएगा हमारा, 3 गुणा कराएंगे तो u ऊपर आ जाएगा -60। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या होगा कि जो हमारी इस अपसारी लेंस के सामने जो वस्तु होगा इसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है। और 60 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी जो है वस्तु का अवतल के द्वारा 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब यानी अवतल के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वह उत्तल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पे प्राप्त होगा। इसे एक बार ध्यान देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का ख जो है वो कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतर जो है अंतिम प्रतिबिंब का बनना सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो ये आपके बुक में दिया है, उसको आसानी से उसका चित्र बना सकते हैं। हम 5वें का ग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा जो है मापी गई धारा का मान, जो यानी एमीटर यहाँ लगा हुआ है, इस एमीटर में हमको धारा ज्ञात करना है कि इस एमीटर में कितना धारा प्रवाहित है। यहाँ जो बैटरी है वो 60 वोल्ट की है, और इसमें देखो कौन सा नियम लगाना है, व्हीटस्टोन सेतु का। तो व्हीटस्टोन सेतु में हम देखे थे जो है ऐसे में एक बना था, ऐसे हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। और एक यहाँ गैलोनमीटर जोड़ा गया था जी, तो यह देखा गया था कि इसमें गैलोनमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती थी, अर्थात जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती थी तो उसी तरह से भी व्हीटस्टोन सेतु का ही सिद्धांत इसमें लगाना है। तो जो 10 ओम के 2 प्रतिरोध हैं इनमें धारा नहीं प्रवाहित होगी,
ठीक है। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यह प्रतिरोध भी किसी कार्य में नहीं है, यानी कि इसमें भी यह कार्यरत नहीं होंगे। तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ 3 प्रतिरोध देखिए सामने यहाँ पे, और यहाँ भी 3 प्रतिरोध, यानी इन दोनों प्रतिरोधों को हमें नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध हम देख रहे हैं वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, R1 का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, R1 स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3, क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 60। R1 का मान कितना आ गया, 60 ओम। ठीक है। उसी प्रकार हम निकालेंगे R2 निकालेंगे, तो अभी से हम उसी प्रकार है, तो लिख देंगे क्या, 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा, ये भी 60 ओम आ जाएगा। अब यह जो R1 और R2 यानी टोटल इन दोनों का जो वैल्यू निकल के आया, इसका आया 60 और इसका भी जो 60 आया, यह दोनों आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है। एक 1/r1 का मान है 60 प्लस 1/r2 का भी मान है 60, एलसीएम बराबर है तो 60 हो जाएगा, हर दोनों का बराबर है तो 60, 1 प्लस 1 यानी कि 2/60, यह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/30, यानी कि जो 1/r का मान कितना आ गया, 1/30, तो r इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, केवल 30। r का मान कितना आ गया, 30। अब इसमें क्या निकालना था, तो निकालना था धारा का मान, यानी कि जो एमीटर के द्वारा कितनी धारा मापी जाएगी। तो हमारा फार्मूला होता है V = IR। V का मान हमारा मान जहाँ दिया था, V को हम लिख सकते हैं 60 वोल्ट। ठीक है। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, V/R। V का मान है कितना, 60, R का मान हमने निकाला था टोटली 30, 30 दूना 60, 2 एम्पियर। I का मान कितना आ गया हमारा, 2 एम्पियर। इसी प्रकार आप अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों में वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए चालक क्या होते हैं, चालक का मतलब जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके। चालक का मतलब क्या, जिसमें आवेश क्या हो सके, आसानी से प्रवाहित हो सके। जैसे हम एग्जाम्पल रूप में हम क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, इन सब में क्या होते हैं, जो चालक का इसमें लिखा गया, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत आवेश का सुगमता से प्रवाहित हो सके, और इनके बीच जो है ऊर्जा अंतराल क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग किसके बराबर होता है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कितना होता है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो बहुत कम इसमें जो है आसानी से जो चालन बैंड से संयोजी बैंड में या संयोजी बैंड से चालन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आसानी से सुगमता से चले जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा कुचालक, तो कुचालक में कहा है यानी कि जिसमें आवेश जा ही ना पाए, जिसमें एक स्थान से दूसरा स्थान तक आवेश प्रवाहित ना हो सके। तो क्या है वह पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक हो, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो Eg का मान है वह अधिक होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अर्थात इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो है हम कह सकते हैं कि चालन संयोजी बैंड से चालन बैंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर होगा नहीं। जैसे में हम लिख सकते हैं इसमें क्या, रबड़ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, रबड़, एबोनाइट की छड़ हम कह सकते हैं, एबोनाइट की छड़ इत्यादि। ठीक है। तीसरा हमारा उसके बाद क्या आता है, अर्धचालक में देखेंगे। अर्धचालक में का मतलब क्या होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का क्या हो सके, जा सके। तो क्या है वही पता, जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वर्जित जो ऊर्जा अंतराल होता है वह लगभग होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 0.07 तो जो है सबसे कम तो जो चालक में होता है, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसमें भी कुछ ऊर्जा क्षय होता है, परंतु अब इसीलिए तो इसको कहा कि अर्धचालक यानी थोड़ा बहुत जो है आवेश को इसमें प्रभावित करा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं सिलिकॉन, क्या कह सकते हैं इसमें कि जो है सिलिकॉन होगा, उसके बाद जो है जर्मेनियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है। तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में किसका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम जो है हम लिख सकते हैं Ge या Ge जर्मेनियम, और कार्बन का भी हम रूप ले सकते हैं, लेकिन कार्बन को हम हटा देते हैं। ठीक है।
इस तरह हमारा जो है पांचवे का घ भी समाप्त हो गया। एक और हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है पांचवे का अंग, इसको हम जो है क्लियर कर देंगे और इसके पश्चात आपका जो है 6, 7, 8 और 9 जो 4 क्वेश्चन हैं वह किसी एक वीडियो में बना दिए जाएंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको हम समझ लेते हैं, जिसे आप नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला लास्ट क्वेश्चन है पांचवे का अंग। यदि न्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या तथा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया में इस Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। Q क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा होता है। यानी कह रहा है कि 2 ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यह ड्यूटेरियम है 1H2। देखिए हम समझा दे रहे हैं, देखिएंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं H11, इसको कहते हैं प्रोटियम। एक होता है हाइड्रोजन का 1H2 और एक होता है हाइड्रोजन का 1H3, इसको जो है ट्राइटियम कहते हैं, इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम। तो इसी की बात कर रहा है कि यह 2 जुड़ रहे हैं तो एक हीलियम परमाणु बना रहे हैं। हीलियम परमाणु या लगभग हम अल्फा परमाणु भी कह सकते हैं। और Q का मान हमको यहाँ पर पूछा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रति ड्यूट्रियन ऊर्जा कितनी है? प्रति मतलब प्रति का मतलब एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा है कितनी है? एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितने ड्यूट्रॉन है? ध्यान दीजिए, इसी के कारण है ना नाभिक में 2, और इस 2 का भी 2 गुना है यानी कि 4। तो हम कह सकते हैं कुल ड्यूट्रॉनों की ऊर्जा, कुल ड्यूट्रॉनों की ऊर्जा बराबर, यह 2 का गुणा होगा तो 2 पहले से गुणा कर दिया जाए, फिर एक नहीं कितना है ड्यूट्रॉन है। अगर यही बात करता है प्रोटियम की तो क्या होता है? केवल 1 का गुणा होता है। यहाँ क्या बात कर रहा है? ड्यूट्रॉन की यानी कि 2 का इसका गुणा होगा। अगर ट्राइटियम की बात करता है तो 3 का गुणा करते हैं हम, तो फिर यहाँ पे 2, 1, 2 इसके कारण और 1, 2 जो ड्यूट्रॉन के कारण है वह, और 1 की कितनी ऊर्जा है? 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि दोनों का गुणा करें 2 दूना 4 गुणे 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका गुणा कराएंगे तो 4, 25, 20 का 0, 4 दूना 8, 2, 10 का 0, 4 एकम 4, 1, 5, 2 स्थान पे दशमलव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है किसका? कुल ड्यूट्रॉन का। अब देखेंगे हम दूसरा कि देखेंगे क्या होगा। यहाँ बात कर रहा है, ये तो हमारा निकल गया कुल जो है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। अब दूसरा हमारा क्या है? यहाँ का है कि जो है अल्फा की बंधन ऊर्जा, अल्फा या हीलियम परमाणु का। तो यहाँ देखेंगे एक अल्फा जो होता है वह अकेले इसके बराबर होता है, यानी कि 2H के बराबर होता है, 2He के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि हीलियम परमाणु का, एक हीलियम परमाणु का ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? कितना है? 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको कितने का निकालना है? हमको निकालना है 2 है, 2 का से हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि अल्फा में आ जाएगा। हमें 4 इसका जो है ड्यूट्रॉन, इसमें अल्फा कण कितने होंगे? 4 होंगे, तो 4 अल्फा कणों का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कहेंगे हम कि जो हीलियम की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? हमारे हीलियम परमाणु की कुल ऊर्जा, हीलियम परमाणु की कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा 4 गुणे 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या गुणा कराया जाएगा 4 चौको 16 कर 6, 4 सत्ते 28, 28 से 29, यानी कि 29.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती है कि यहाँ पर हमको इससे जो है ऊष्मा Q का मान निकालने के लिए, तो हम कहेंगे Q का मान बराबर, यानी Q इक्वल हम कर सकते हैं क्या? जो है हीलियम परमाणु द्वारा ऊर्जा, हीलियम की ऊर्जा परमाणु की ऊर्जा माइनस किसकी? जो है ड्यूट्रॉन की ऊर्जा, ड्यूट्रॉन की
ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा हमारा हीलियम परमाणु की ऊर्जा कितनी है, हीलियम परमाणु की ऊर्जा है 29.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस क्या है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24 इंटू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो Q का मान है वो क्या आ गया 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही हमारा आंसर था। ये अब इस 5वीं तक का हमारा क्वेश्चन फाइनल हो गया। 6वें 7वें और 8वें और 9वें का क्वेश्चन जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।